नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं सुबह की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के कासगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। आपसी रंजिश में हमलावरों ने घात लगाकर परिवार पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोलियों से गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। गांव में सनसनीखेज हत्याकांड की खबर मिलते ही पुलिस के आला अफसर गांव में पहुंचे। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। ये पता चला है कि पूरी एक रंजिश चली आ रही थी और उसी रंजिश को लेके ये आज झगड़ा हुआ है और उसमें गोली फायर हुई है, जिसमें मौके पर 3 लोगों की मृत्यु हुई है। बाकी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया गया है। मौके पे अब स्थिति कंट्रोल में है। सब फोर्स हमने डिप्लॉय किया है और सभी टीमें हमने लगाई है ताकि जो अभियुक्त है जिन्होंने ये घटना को अंजाम किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, कार्रवाई की जा सके। और अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, ये पूरा मामला क्या है? दरअसल कासगंज में थाना सोरो में एक होटलपुर इलाका पड़ता है, जहां पर ये जानकारी मिली है कि पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष है, जिसमें एक पक्ष राजपाल पक्ष बताया जा रहा है और दूसरा पक्ष रुस्तम पक्ष। इनके बीच किसी बात को लेकर पहले झगड़ा हुआ था और इसके बाद जो रुस्तम पक्ष है उसके द्वारा कल अवैध जो असलहे हैं उससे फायरिंग की गई और उसमें तकरीबन 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए फिलहाल अलीगढ़ भेजा गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस पूरे घटनाक्रम में 7 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और उनके कब्जे से जो असलहे बरामद किए गए हैं उन्हीं से फायरिंग की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो होटलपुर इलाका है वहां पर कई थानों की फोर्स भी तैनात की गई है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और ये पूरा मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जी अशोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। राजस्थान में जारी सियासी घमासान को लेकर आज कांग्रेस देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन नहीं करेगी। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर कहा है कि जयपुर में राजभवन का घेराव नहीं होगा। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने की इजाजत देंगे। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन सेव डेमोक्रेसी सेव कॉन्स्टिट्यूशन अभियान के तहत किया जाएगा। वहीं दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार यहां होने वाले घेराव की अगुवाई करेंगे। करीब सुबह 10:30 बजे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा होकर राजभवन की ओर कूच करेंगे। केजे शिवत्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवत्सन, ये क्या लॉजिक है कि जहां पर सरकार उनको लग रहा है कि गिराने की कोशिश हो रही है वहां पर राजभवन का कोई घेराव नहीं? वैसे तो घेराव होने का कोई मतलब ही नहीं है और बाकी सभी राज्यों में करेंगे, जयपुर में नहीं होगा। क्यों? ये क्या है? ये क्यों हो रहा है सब? देखिए साक्षी, यहाँ पर कांग्रेस पहले ही राजभवन का घेराव कर एक तरह से कहें तो राज्यपाल के आंखों की किरकिरी बन चुकी है। आंखों की किरकिरी इस हिसाब से कि राज्यपाल ने इसे काफी गंभीर घटना बताया था और कांग्रेस को लगता है कि यदि फिर से राजभवन का घेराव करे और वहां कोई अप्रिय घटना हो जाए तो राज्यपाल राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश तक कर सकते हैं। तो वो राज्यपाल को अब और नाराज नहीं करना चाहती और उसका यही तर्क है कि हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। अब पूरे देश के जरिए केंद्र के बीजेपी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में अपनी तरह से वह विरोध प्रदर्शन करेगी लेकिन अब राजभवन का घेराव नहीं करेगी। इसी को लेकर यही तर्क कांग्रेस की तरफ से दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब कांग्रेस के नेताओं के लिए सबसे मुश्किलों का दौर और भी ज्यादा शुरू हो गया है, क्योंकि आज एक तो सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की एसएलपी याचिका की सुनवाई होनी है और दूसरा हाई कोर्ट में वह मामला भी सामने आएगा जिसमें बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में मर्ज किए जाने को लेकर चुनौती दी गई है। मायावती पहले ही इस पर नाराजगी जताते हुए राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुकी है। अब व्हिप भी जारी कर दिया गया है कि कांग्रेस का ये सरकार यदि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है तो उसके खिलाफ वोट देना है। लेकिन ये सभी विधायक अभी कांग्रेस के या अशोक गहलोत के साथ उनके खेमे में ही मौजूद हैं। यह देखना होगा कि कांग्रेस के लिए आज का दिन कानूनी दावपेच के लिहाज से कितना बड़ा। बिल्कुल शिवत्सन, उस पर भी करेंगे बात। आप हमारे साथ बने रहें। आज राजस्थान के राजनीतिक घमासान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं, स्पीकर के दल बदल, कानून से जुड़े अधिकार और स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में अदालतों के दखल से जुड़े पहलुओं पर सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा कि सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को स्पीकर का नोटिस सही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट में पायलट गुट की ओर से कैविएट भी दाखिल की गई थी और कहा था कि पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश जारी ना हो। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, आज कई सारे पहलू हैं क्योंकि इस बीच जो पिछला हफ्ता गया है कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई, अब सारी की सारी एक साथ क्लब हो गई और उन सबको मिलाकर एक साथ सुनवाई होने वाली है। तो ये सुनवाई लंबी चलेगी आज? निश्चित तौर पर साक्षी, इस बात की उम्मीद है कि चूंकि इसमें कई कानूनी पहलू हैं। एक तो पहलू ये कि जिस बात को चैलेंज किया गया था कि केवल स्पीकर के नोटिस, जो सचिन पायलट खेमे को नोटिस जो जारी किया था स्पीकर ने, क्या नोटिस बिना सदस्यता पर फैसला लिए हुए नोटिस स्पीकर जारी कर सकता है क्या? पहला मसला ये। दूसरा ये कि क्या पार्टी के खिलाफ बोलना मात्र या पार्टी की बैठक में भाग नहीं लेने से ही सदस्यता चली जाती है दल बदल विधेयक कानून के तहत? ये भी एक मसला है। तो ये ऐसे कानूनी मसले हैं जिस पर लंबी सुनवाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में अपना फैसला दिया हुआ है। तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि लंबी सुनवाई चलेगी। और पिछली सुनवाई में आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में बेहद सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि यह मामला केवल किसी विधायक की सदस्यता जाने और रहने की नहीं है। ये मामला ऐसा है जिसमें ये देखना है कि इस तरह की हालत में, ऐसे हालात में जिस तरह की चीजें चल रही हैं, ऐसे में लोकतंत्र कैसे चलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ठीक है प्रभाकर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और वहीं राजस्थान की राजनीति में एक और नया सियासी मोड़ आ गया है। बीएसपी ने राजस्थान में अपने सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी किया है। बीएसपी ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर सभी विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट देने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि दल बदल कानून के तहत व्हिप के उल्लंघन पर उनकी सदस्यता जा भी सकती है। इसको लेकर बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने राजस्थान में अपने सभी 6 विधायकों समेत राज्यपाल कलराज मिश्र और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भी पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि संविधान के मुताबिक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का विलय राज्य के स्तर पर नहीं हो सकता। व्हिप हमने इंक्लोज किए, उसमें व्हिप जारी किए। व्हिप में हमने ये कहा है कि अगर वहां पर असेंबली में कोई भी वहां पर इस बात का स्ट्रेंथ का होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या और कोई भी मैटर होता है, तो असेंबली सेशन बुला करके तो उसमें आप जो हैं किसी भी तरीके से, आप किसी भी प्रकार से कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे और उनके अपोजिशन में देंगे। जिस तरह से आपने बहुजन समाज पार्टी के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो टाइम टू टाइम दिए गए, आप पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये सारे के सारे एक्शंस जो 10th शेड्यूल है उसके 2(1)A में ये माना जाता है कि आपने पार्टी स्वयं छोड़ दी और इसलिए आप जो हैं डिस्क्वालिफाइड हो गए हैं। केजे शिवत्सन हमारे साथ बने हुए हैं। शिवत्सन, ये बहुत दिलचस्प है, अगर ये इस तरह की अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस के ऑपोजिशन में आपको वोट देना, अगर मान लीजिए फ्लोर टेस्ट होता है, कुछ भी होता है, यानी आप बीजेपी के पक्ष में वोट दे रहे हैं, तो क्या मायावती बीजेपी के साथ खड़ी हुई हैं, जो लगातार लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी से सांप्रदायिक ताकतों से बचाओ, उसके खिलाफ काम हो रहा है? साक्षी, ये कहना बहुत जल्दी होगा कि बीएसपी इस वक्त बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही है, लेकिन इतना तो तय है कि यदि उसके सभी 6 विधायक जो उसके चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए हैं, अचानक सरकार बनने के केवल 6 महीने के भीतर ही पार्टी छोड़कर कांग्रेस में अपना विलय कर लेते हैं, पूरी की पूरी विधायक यानी कि 6 विधायक, तो बीएसपी में खलबली मचना लाजमी। और यही कारण है कि मायावती खुद, जो कि बीएसपी सुप्रीमो है, उन्होंने एक ट्वीट करके राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने, विधायकों की खरीद फरोख्त कांग्रेस द्वारा ही शुरू किए जाने की मांग कर डाली थी। अब बीएसपी की तरफ से व्हिप भी जारी हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस व्हिप जो मर्ज हुए थे 6 विधायक, उन्हें लेकर बीजेपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बीएसपी के किसी नेता ने नहीं दायर की है, भारतीय जनता पार्टी ने याचिका दायर की है। उसके एक विधायक है मदन दिलावर, और उनकी एक हाईकोर्ट में जो याचिका है उस पर आज सुनवाई भी होनी है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में बीएसपी और बीजेपी के बीच में एक तारतम्य, या कहते हैं कि सेम विचारधारा वाली बात सामने आ रही है कि किसी तरह कांग्रेस की सरकार गिरनी चाहिए, अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में नहीं रहनी चाहिए। उसी के हिसाब से ही ये पूरा शायद काम होता नजर आ रहा है। जी, आज एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ फेयरमाउंट होटल में बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी।
जिसमें कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद होंगे और स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान लॉन्च करेंगे। इस बात की जानकारी कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी ने दी। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने भी एक बयान जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा। गहलोत ने ट्विटर पर वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि आज पूरा मुल्क चिंतित है क्योंकि डेमोक्रेसी खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा कि देश का माहौल चिंताजनक है। आज जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर है वो चिंताजनक है। किस प्रकार से सरकारें गिराई जा रही है, कर्नाटका की, महाराष्ट्र में क्या हुआ तुम्हारा सबको मालूम है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ सबको मालूम है, और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से सरकार मांग रही है विधानसभा में जाने के लिए परमिशन राज्यपाल महोदय से। सत्ताधारी पार्टी हमेशा रिलेक्टेंट रहती है, विपक्ष मांग करता है, या हम मांग कर रहे हैं। आज राजस्थान हाई कोर्ट में बीएसपी के 6 विधायकों के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई होगी। 4 महीने पहले बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस मामले में कार्रवाई होने पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर की ओर से याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई जस्टिस महेंद्र गोयल की पीठ करेगी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईसीएमआर की 3 उच्च श्रेणी वाली लैब्स का उद्घाटन करेंगे। तीनों लैब्स का शुभारंभ नोएडा, मुंबई और कोलकाता में किया जाएगा। पीएम मोदी लैब्स का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे करेंगे। इस दौरान तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। इन लैब्स में रोजाना 10,000 कोविड-19 सैंपल्स टेस्ट किए जा सकेंगे। इन लैब्स की खास बात यह है कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के संक्रमित होने की आशंका कम होगी, क्योंकि ये लैब्स कई तरह की उच्च तकनीक से लैस हैं। वहीं बताया ये जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी खत्म होने के बाद इन लैब्स में HIV, डेंगू और हेपेटाइटिस B समेत कई दूसरी बीमारियों के टेस्ट भी किए जाएंगे। और देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 24 घंटे में 48,661 मामले सामने आए, जबकि 705 मरीजों की मौत हो गई। देश में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 13,85,522 पर पहुंच गया है। वहीं अब तक 32,063 मरीजों की जान जा चुकी है। देश में रिकवरी रेट 63.92% है। महाराष्ट्र में लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में कोरोना मामले में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में 9,431 मामले सामने आए हैं और 267 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या अब 3,75,799 हो गई है। अब कोरोना से मरने वालों की तादाद 13,656 हो गई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 6,044 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। राज्य में अब तक 2,13,238 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,075 मामले सामने आए हैं, जबकि 21 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि 24 घंटे में 1,807 मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में अब संक्रमितों का आंकड़ा 1,30,606 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 3,827 पर पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं, टेस्ट की संख्या बढ़ रही है और मरीजों की संख्या कम हो रही है। सीएम योगी ने आज से यूपी में हर दिन 1 लाख कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। अब हर रोज यूपी में कोरोना के 1 लाख टेस्ट किए जाएंगे। इस बीच यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड 3,260 नए केस सामने आए हैं। अब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 66,988 तक पहुंच गई है। यूपी में इस वक्त कोरोना के 23,921 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 39 मरीजों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 1,426 तक पहुंच गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पटना एनएमसीएच का दौरा करने के बाद अस्पताल में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया, लेकिन आज भी अस्पताल के हालात जस के तस बने हुए। अस्पताल में कोरोना का मरीज एक और जहां फर्श पर लेटा मिला, वहीं मरीज आज भी यहां लाशों के बीच रहने को मजबूर है। लेकिन अस्पताल प्रशासन है कि कुछ नहीं कर रहा। ऐसी तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते। बीच में लाश पड़ी हुई है और वहीं पर दूसरी तरफ मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसी ही तस्वीर
लगभग अमूमन हर दूसरे तीसरे दिन देखने को मिल रही है और एक वाक्य से भी प्रशासन सीख नहीं रहा है। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 2605 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसमें राजधानी पटना के 620 मामले शामिल हैं। अब बिहार में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 38,919 हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।